हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इस चैप्टर का लास्ट पार्ट नंबर 7 और इसी पार्ट के साथ आपका ये पहला चैप्टर फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो जाएगा। तो जो लास्ट टॉपिक है आपका वो है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो पहले समझ लेते हैं कि जैव विविधता क्या है, हम इसका अध्ययन क्यों करते हैं। तो पहले तो हम इसकी क्योंकि हम अधिकतर बोलते हैं कि जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक से ही आपका जो है वो परिभाषा निकल आती है। जैसे जैव, ध्यान से समझना है आप लोगों को, जैव लिखा हुआ है तो जैव का मतलब होता है जीवित जीव। जीवित, बिल्कुल आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्किप नहीं करेगा, वीडियो को लास्ट तक देखेगा जिससे कि पूरा जो जैव विविधता है, क्योंकि इस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं तो ये आपको अच्छे से समझना है। जैव का मतलब हो गया जीवित जीव, बचा क्या, विविधता। विविधता देखो, अधिकतर हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि बहुत विविध सारे जीव थे। विविध का मतलब हो गया अनेक प्रकार, विविध का मतलब हो गया अनेक प्रकार। तो जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी को आप कह सकते हो कि जीवित जीव, मतलब इस पृथ्वी पर, इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव, जीवित जीव पाए जाते हैं तो उनके प्रकार, जीवित जीवों के प्रकार का अध्ययन ही क्या है, जैव विविधता है। कितने प्रकार के पाए जाते हैं, ध्यान देना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कितने जीव पाए जाते हैं, समझ रहे हो ना। परिभाषा ध्यान से देखो, लिखा है पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों की जातियों की संख्या को जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। मतलब कि पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाएंगे तो उनकी जातियां, मतलब कि जो प्रजाति है उनकी संख्या क्या है, उन संख्या को बोलेंगे हम जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी, ना कि जीवों की संख्या को। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अब बता दिया कि जैव का मतलब हो गया जीवित जीव, कि इस जैव विविधता में जितने भी पृथ्वी पर जीव पाए जाएंगे उनकी प्रजातियों की जो संख्या होगी, जातियों की संख्या होगी। मान लीजिए हमने अब कोई बगीचा है और कह दिया गया कि वहां पर 100 पेड़ है, ध्यान से समझना हमारी बात, 100 पेड़ है, तो 100 पेड़ से मतलब नहीं है एक पेड़ की प्रजाति कितनी है। मान लीजिए कि उसमें 25 प्रजाति है। कितनी प्रजाति है, जैसे आम की प्रजाति होगी, इमली की प्रजाति होगी, जामुन की प्रजाति होगी, तो जामुन के कितने उनके पेड़ पाए जाते हैं उस प्रॉपर्टीज में, तो उनको बोलेंगे हम क्या, जैव विविधता। मतलब उनका जैसा गुण प्रदान करे। जैसे आम की प्रजाति ले लो तो आम में कलमी आम हो गया, एक छोटा वाला गोल वाला आता है, तो अलग अलग उसके नाम होते हैं और उसी के आधार, उसी को हम बोलते हैं जैव विविधता। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों की जातियों की संख्या को जैव विविधता कहते हैं। ये आपका इतना समझ में आ गया। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक दिन हमने अगले वीडियो में भी बताया था कि अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन तक जीव खोजे जा चुके हैं। तो हम एक एग्जाम्पल के मैथ के हिसाब से मान लेते हैं। मान लीजिए हम मान लेते हैं कि 70% जंतु हैं, ध्यान से समझना, 70% क्या है, जंतु हैं, 22% क्या है, पादप हैं, पेड़ पौधे, और 8% जो है वो सूक्ष्म जीव है। क्या है, सूक्ष्म जीव। तो अब हमें समझना है कि इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रजातियां किसकी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि 70% जंतु हैं, 22% पादप हैं, 8% सूक्ष्म जीव हैं। तो इन में अगर हम बात करें कि जो जंतु हैं, मान लीजिए हम कहें कि जो 70% जंतु हैं
उसमें से 70%, इसमें का 70%। ठीक, तो क्या है, वो है कीड़े मकोड़े। क्या कहा जाए कि कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े 70%। तो अगर हम एक और उदाहरण ले लें तो 70% क्या हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए। तो ये जो कीड़े मकोड़े हैं, ये संघ, एक संघ है जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। इस संघ में रखे गए हैं कौन, ये कीड़े मकोड़े। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इतना हमने मानक लिखवा दिया, कितना मान लेते हैं, मान लो कि जीवों की संख्या, जो अभी हमने प्रतिशत दिया था उसमें मान लेते हैं कि मान लो जीवों की संख्या क्या है, 1000 जीव हैं। उसमें से 70% हमने क्या लिखवाया था, जंतु लिखवाया था। तो 700 मान लीजिए जंतु हैं, समझते रहना। और 22%, इसका मतलब कि 220 क्या है, पादप हैं, पेड़ पौधे हैं। और 8 का मतलब 80 क्या है, सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव है। तो 700 का अगर हम 70% निकालें तो कितना होगा, 490। 490 जीव आ गए, जंतु आ गए 490 1000 में। पादप का अगर हम निकालें, कितना लिखवाया था, 30%, वो 22% लिखवाया था। तो इसका हो जाएगा 210। और 80 का तो इस तरह से। तो ये क्या हो गया, कैसे निकालेंगे 700 का 70%, तो 700 गुणे 70/100, 2 से 2 जीरो कट गया, तो 7×7=49, ये आपका 490 आ जाएगा। तो इस तरह से एक, तो सबसे ज़्यादा संख्या क्या हुई, कीड़े मकोड़ों की हुई। किसकी हुई, कीड़े मकोड़ों की सबसे संख्या। ये भी पूछता है पेपर में कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो वो है आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा संघ कौन सा है, अभी हमने लिखवाया था, वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे बड़ा संघ है। और इसमें क्या रखे गए हैं, सूक्ष्म जीवों को, मतलब कीड़े मकोड़ों को रखा गया है। तो अब कुछ और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि जो जंतु जगत है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो है वो आर्थ्रोपोडा है। क्या है, आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो है वो आर्थ्रोपोडा है। ये आपको क्लियर हो गया। देखो, विश्व के 12 मेगा विविधता वाले देशों में से एक है। विश्व के कौन, भारत जो है वो विश्व के 12 मेगा विविधता वाले देशों में से एक है। मतलब कि भारत भी, अपना जो देश है भारत है, उसका भी नाम है 12 मेगा विविधता। मतलब कि मेगा विविधता का मतलब होता है कि जहां पर सबसे ज्यादा जंतु पाए जाए। ठीक, जहां पर सबसे ज्यादा जंतु पाए जाए, तो उसमें से एक अपना देश भारत भी है, जहां पर जैव विविधता के लिए जीवों की अधिकता होती है, मतलब जीव अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो ये भी 12 मेगा विविधता में से भारत एक अपना एक ऐसा देश है। तो आप लिख सकते हो कि भारतवर्ष में इसको लिखेंगे क्या, ध्यान से समझ लो। भारतवर्ष में लगभग 45,000 पौधों की प्रजातियां और जंतु की प्रजातियां जो हैं वो दोगुनी है। 45,000 अगर जंतुओं की है, 45,000 अगर पौधों की है, कितना है, 45,000 पौधों की, तो इसकी 2 गुना, कितना, 45 दूनी 90, 90,000 जीवों की संख्या है। इसकी जंतुओं की संख्या है कितना, 90,000।
45,000 पौधों की है, तो इसकी पौधों की 2 गुनी संख्या जंतुओं की पाई जाती है अपने इस भारत में। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब बात करेंगे कि जीवों की जो जैव विविधता है उनके अध्ययन के लिए क्या क्या साधन बनाए गए हैं, उन पर थोड़ा हम ध्यान दे लेते हैं और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है कि जैव विविधता में पाए जाने वाले साधन। तो जी इस पर हम चर्चा करते हैं। यार चलो चलो अब चलो। अब देखो बात करते हैं संग्रहालय की। इसको म्यूजियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। तो ये क्या होता है म्यूजियम, इसमें जीवों को संरक्षित करके रखते हैं। म्यूजियम क्या होता है, संग्रहालय क्या होता है वो समझते हैं। जैसे विद्यालय होते हैं तो विद्यालय में बायोलॉजी साइंस की लैब होती है और उस लैब में जीवों को संरक्षित करके डिब्बों में बंद करके संरक्षित रखा जाता है, उसी को। और बड़े बड़े संग्रहालय भी बनाए गए हैं, अभी उसके कुछ नाम आपको हम बताएंगे, तो जिससे कि हम उन पर प्रयोग कर सकें और उनके गुणों को, उनके बीच पाए जाने वाले लक्षणों को हम जान सकें। तो म्यूजियम में क्या होता है, ये इतना आपको ध्यान रखना है कि इसमें मृत जीवों को रखा जाता है। मृत जीवों को रखा जाता है। ठीक, मृत जीवों को रखा जाता है। जीवों को मारकर उनको संरक्षित करके रखा जाता है। कुछ बड़े जीव होते हैं तो उनको क्या करते हैं, उनके कंकाल को हम सुरक्षित रखते हैं, कंकाल के रूप में उनको संरक्षित करके रखते हैं। जो पक्षी होते हैं उनको केमिकल्स में डालकर जार में बंद करके रखते हैं, जिससे कि वो सड़े ना, उनको सड़ने से बचाने के लिए केमिकल में रखते हैं, जिससे कि उनका जो शरीर है वो बदबू ना मारे, इसलिए उसको रखते हैं। तो ये हो गया। तो म्यूजियम के अंतर्गत ये आपको पहला पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया कि इसमें मृत जीवों को रखा जाता है, मृत जीवों को रखा जाता है। और उनके जो बड़े जीव होते हैं उनके अवशेष को क्या करते हैं, संरक्षित करके कंकाल के रूप में उसको रखते हैं। तो कुछ संग्रहालय जो हैं उनके कुछ नाम हम देख लेते हैं, वो आपको क्योंकि पूछता है कि संग्रहालय के किन्हीं 2 संग्रहालय के नाम बताइए, तो उसमें आपका जो पहला नाम है वो है, हम समझ लेते हैं। जैसे देखो हमने क्या कहा कि बड़े जीवों को कंकाल के रूप में संरक्षित करते हैं, पहला पॉइंट लिख सकते हो। पक्षियों को जार में बंद करके रखा जाता है। कीड़े मकोड़ों को मारकर पिन लगाकर रखा जाता है। तो इस तरह से कुछ प्रमुख संग्रहालय हैं, जैसे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। क्या बोलेंगे? नेचुरल पहला है हिस्ट्री म्यूजियम। ये स्थित है कहाँ पर? लंदन में। ये हो गया नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, ये लंदन में स्थित है। दूसरा है फॉरेस्ट म्यूजियम। फॉरेस्ट म्यूजियम, ये अंडमान निकोबार द्वीप ये स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप। तो ये 2 हैं जो आप लिख सकते हो संग्रह में, और बहुत सारे हैं, आपको बेसिकली 2 याद कर लेना है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में स्थित है। दूसरा है फॉरेस्ट म्यूजियम, अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। तो ये संग्रहालय के अंतर्गत आप इतना लिख सकते हो। और मेन बात आपको ये याद रखनी है कि मृत जीवों को ही संग्रहालय में संरक्षित करके रखा जाता है, उनके कंकाल को रखा जाता है, जीवों को पिन लगाकर डिब्बों में रखते हैं, जिससे कि वो खराब ना हो और उन पर हम प्रयोग कर सकें। जो इंटर कॉलेज होते हैं उन विद्यालयों में संग्रहालय से ही लाए जाते हैं प्रयोग करने के लिए, बच्चों को दिखाया जाता है उनका नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र कैसे वो क्रिया करते हैं, कैसे पाचन करते हैं, तो वो सारे उसी पर प्रयोग करके देखते हैं। तो वो संग्रहालय से लाए जाते हैं, म्यूजियम से लाए जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर।
इसके पहले आपने संग्रहालय पढ़ा है। संग्रहालय में हमने 2 नाम बताए थे। एक और आप बता सकते हो भारतीय संग्रहालय, ये कोलकाता में स्थित है। तो इस तरह से 2-3 नाम हो गए आपके। तो प्राणी उपवन की बात करें, चिड़ियाघर लगभग सभी बच्चे जानते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो चिड़ियाघर घूम के आए होंगे। तो देखिए, जो चिड़ियाघर है वो कोई मनोरंजन का साधन नहीं है कि हम वहाँ पर कहीं चलो चिड़ियाघर घूमने चलते हैं। तो वहाँ पर क्योंकि जो चिड़ियाघर बनाए गए हैं, जो पार्क बनाए गए हैं या जूलॉजिकल पार्क जो बनाए गए हैं, उनमें हम जाते हैं कुछ सीखने के लिए। क्योंकि एक चीज़ तो पता हो गया कि इसमें क्या होते हैं, जो चिड़ियाघर गए वो जानते होंगे, इसमें क्या रखे जाते हैं, जीवित जीवों को रखा जाता है। जीवित वन्य जीवों को, वन्य जंगली जीवों को, जंगली जीवों को रखा जाता है। ये इतना तो क्लियर है ना कि चिड़ियाघर में जो है वो जीवित जीव होते हैं। क्योंकि कई बच्चे गए भी होंगे, जो नहीं गए होंगे वो भी जाकर, क्योंकि अब आप साइंस पढ़ रहे हो तो आपको चिड़ियाघर, संग्रहालय वगैरह जो है वो जाना चाहिए। और वहाँ पर जाने का जो मकसद होता है, ये नहीं कि हम वहाँ पर घूमने जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद हम एक पेन डायरी लेके जाते हैं। आपने देखा होगा जो गए होंगे, वहाँ पे जो बच्चे विद्यालय से, स्कूलों के द्वारा चिड़ियाघर घुमाने ले जाया जाता है, तो वहाँ पर आप देखे होंगे, मान लीजिए कोई शेर है तो शेर की प्रजाति का एक बोर्ड लगा होता है, वो किस प्रजाति का है, उसके कौन से लक्षण दूसरे जीवों से मिलते हैं, ये सारा उनका कहाँ पे ज़्यादातर पाया जाता है, वो सब पूरा उस चार्ट पे लिखा हुआ होता है, जिससे कि हम उसके विषय में अध्ययन कर सके। दूर दूर से ऐसे ऐसे जानवर भी आपको दिखेंगे जिसका शायद आप नाम भी ना जानते हो। तो उन जीवों का अध्ययन करने के लिए हम वहाँ पर चिड़ियाघरों में जाते हैं। और ये कह लीजिए कि जो चिड़ियाघर है वहाँ पर जीवित जीवों को रखा जाता है, वन्य जीवों को, और उनके जैसा आवास बना के रखा जाता है कि उनको ये आभास ना हो कि ये हमारा घर नहीं है। मतलब कि शेर है तो वहाँ पर हम उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों को भी पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए जीव है तो वो ठंडी के मौसम में किस तरह अपना भोजन, किस तरह का वो किस प्रकार का भोजन करता है, किस प्रकार वो चलता है, और किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन, अनुकूलन किस प्रकार से करता है, एडॉप्टेशन, अपने शरीर को किस प्रकार ढालता है। तो ये सारी चीज़ें चिड़ियाघर में उसी प्रकार के उनके आवास के अनुसार, जिस प्रकार वो पकड़ के लाए जाते हैं, जहाँ पे जिस वातावरण में वो रहते हैं, उसी प्रकार का वातावरण वहाँ पर बनाकर रखा जाता है और वहीं पर उन जीवों को रखा जाता है। आपने भालू देखा होगा, बंदर देखा होगा, गोरिल्ला देखा होगा, शेर देखे होंगे, चीते देखे होंगे, मगरमच्छ देखा होगा, मछलियों के कई वैरायटी वहाँ पर कई प्रकार मिलेंगे आपको, मगरमच्छ के भी प्रकार मिलेंगे, घड़ियाल मिलेगा, मतलब बहुत सारे रहते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है। तो चिड़ियाघर में आप सीधा सा लिख सकते हो कि जीवित वन्य जंगली जीवों को उनके वातावरण के अनुसार, मतलब उनके आवास के अनुसार उनको रखा जाता है चिड़ियाघरों में। जैसे आप उदाहरण में लिख सकते हो कानपुर में स्थित चिड़ियाघर, कानपुर में स्थित, लखनऊ में स्थित चिड़ियाघर, दिल्ली में भी चिड़ियाघर बना हुआ है। तो ये सारे उदाहरण आप प्राणी उपवन और चिड़ियाघर में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला, जिसको कुंजी चाबी बोलते हैं। कुंजी अथवा चाबी, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। प्राणी उपवन आपको समझ में आ गया होगा, तो अगला टॉपिक आपका ये पढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कुंजी अथवा चाबी। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको ये समझ लेना है कि इसमें क्या होता है, यह समानताओं एवं असमानताओं पर आधारित है कि समानता पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। इसमें 2 स्टेप आते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। 2 स्टेप आता है, एक होता है हाँ और दूसरा होता है नहीं। इसी दोनों के आधार पर हम पता करते हैं कि उसमें समानताएं पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती हैं, असमानताएं पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं, बहुत अच्छे से समझना है। तो हाँ नहीं का ही अंतर है इसमें,
सिर्फ इसी से समझते हैं कि कोई मान लीजिए कोई जीव है, तो अगर वो जीव मिल गया तो हम उसका हाँ ना में ही उसका आंसर देते हैं और देखते चले जाते हैं कि समानताएं मिलती हैं या नहीं मिलती। मान लीजिए कोई जीव है और उसमें तो हम सबसे पहला जो काम करेंगे उस जीव में देखेंगे कि ड्राई स्किन है कि नहीं। ड्राई स्किन, ड्राई स्किन का मतलब समझ रहे हो कि जो उसका सतह है, सरफेस है उस जीव का, वो चिकना है, मतलब कि गीला है या सूखा है, वो समझते हैं। अगर देखने के बाद पता चलता है कि नहीं सरफेस क्या है, वो सूखा हुआ नहीं है, वो क्या है, गीला है, तो वो क्या हो सकता है, हम एक संभवतः अनुमान लगाते हैं कि वो सैलामेंडर हो सकता है। क्या हो सकता है, सैलामेंडर। यह एक क्या होता है, उभयचर होता है। जैसे मेढक हो गया, ये भी क्या है, एक उभयचर है। उसी तरह एक सैलामेंडर होता है, जीव है जो उभयचर होता है। उभयचर का मतलब कि पानी में भी पाया जाए और जमीन पर भी पाया जाए। तो देखा गया कि, और अगर कहा जाए कि हाँ आंसर आता है कि हाँ उसका जो सरफेस है वो क्या है, चिकना है, मतलब कि सरफेस क्या है, सूखा हुआ है, तो हम वहां पर फिर देखेंगे एक अंतर और देखेंगे। ध्यान से समझते रहना। पहला क्या देखा हमने कि ड्राई स्किन देखते हैं तो देखा है कि उसकी जो सरफेस है वो गीली है, सूखी नहीं है, तो देखा कि सैलामेंडर हो सकता है, उभयचर हो सकता है। अगर कहें कि नहीं उसकी जो सरफेस है वो क्या है, चिकनी है, सरफेस जो है वो सूखी भी है चिकनी भी है, तो वो क्या हो सकता है, वो लिजार्ड हो सकता है। लिजार्ड मीन समझ रहे हो, छिपकली हो सकती है। एक अनुमान लगाते हैं समानता के आधार पर, उसमें देखते हैं कि क्या समानता मिल रही है, तो ये हो गया कि छिपकली हो सकती है ना। उसके बाद फिर देखते हैं, मान लीजिए ये नहीं है और ये क्या है, हाँ। फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो यहां पे देखो हमने क्या देखा कि जो जीव है ड्राई स्किन देखा, हमने देखा कि उसकी जो ड्राई स्किन नहीं है, तो वो हो सकता है सैलामेंडर। अगर है तो फिर हम दो चीजें देखेंगे, अगर है तो फिर हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हम फिर दो चीजें देखते हैं कि क्या उसके शरीर पर बाल हैं, हेयर। ध्यान से समझना, ड्राई स्किन हो गया, फिर हम देखेंगे क्या उसके शरीर पर अगर बाल नहीं है, ध्यान से समझना, तो वो क्या हो सकती है, छिपकली हो सकती है, लिजार्ड हो सकती है। बाल नहीं है, छिपकली क्या होती है, चिकनी होती है, उसके शरीर पर बाल नहीं पाए जाते हैं, तो लिजार्ड हो सकता है। अगर कहा जाए कि हाँ उसके शरीर पर बाल हैं, क्या है आंसर आता है हाँ कि उसके शरीर पर बाल पाए जाते, तब हम फिर देखेंगे कि अगर वो उसके शरीर पर क्या है, बाल हैं, तो फिर वो क्या होता है, उसके हम ओबिस्मल मतलब होता है कि हम देखेंगे उसकी जो थंब की उंगलियां हैं, वो जो अंगूठा है वो सब उंगलियों को टच कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब कि हम देखेंगे कि उसकी जो थंब है, अंगूठा है, वो सब उंगलियों को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो देखेंगे। तो अपोजिबल थंब होता है, अपोजिबल थंब होता है कि हम देखेंगे कि उसका जो, इसका मतलब होता है कि जो उसका थंब है, अंगूठा है, वो सभी उंगलियों को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर टच कर रहा है, अगर आंसर नहीं टच कर रहा है, मान लीजिए उसका अंगूठा जो है, जैसे शेर हो गया तो उसके पंजे ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, मतलब कि वो अंगूठा जो है वो अन्य उंगलियों को नहीं छू सकता है, तो उसका आंसर हो जाएगा लायन, शेर। अगर टच कर रहा है, ठीक, मान लीजिए अगर अब आगे देखें, अगर उसका जो अंगूठा है वो
टच नहीं कर रहा है तब तो शेर हो गया। अगर टच कर रहा है तो हम देखेंगे कि वो चलता कैसे है। ठीक, चलता कैसे है भाई। गौरिल्ला भी क्या होता है, गौरिल्ला के भी शरीर पर बाल पाए जाते हैं, मनुष्य के शरीर पर भी बाल पाए जाते हैं, तो हम देखेंगे वो चलता कैसा है। तो यहां पर आपको ये समझ लेना है, अगर वो सीधा चलता है तो वो क्या हो गया, मनुष्य हो गया, है ना। और ये क्या हो जाएगा, गौरिल्ला। एक बार फिर रफली समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, ड्राई स्किन देखेंगे। अगर ड्राई स्किन नहीं है तो वो क्या होगा, सैलामेंडर होगा, ऐसा मान लेते हैं, उभयचर होगा। अगर हाँ में आंसर आता है तब हम फिर, अगर हाँ में आंसर आता है तो बार बार हम देखते हैं कि आगे क्या समानताएं उसमें पाई जा सकती हैं। तो जैसे ही हाँ पे जाएंगे तो देखेंगे कि क्या उसके शरीर पर बाल पाए जा रहे हैं। तो अगर आंसर आता है कि उसके शरीर पर बाल नहीं है तब हम उसे कह सकते हैं कि वो छिपकली हो सकती है, ठीक, लिजार्ड हो सकती है। अगर आंसर आता है कि नहीं, उसके शरीर पर जो बाल हैं, प्रेजेंट हैं उसके शरीर पर बाल, तब हम देखेंगे कि ओपोजिबल थम्स, मतलब कि जो उसका अंगूठा है वो सब उंगलियों को टच कर रहा है कि नहीं, इसमें भी समानता है। तो देखेंगे अगर आंसर आता है कि नहीं, सब उंगलियों को टच नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, लायन हो सकता है, शेर हो सकता है, चीता हो सकता है। अगर फिर उसने कहा कि नहीं, जो उंगलियां हैं वो टच कर रही हैं, तो टच कर रही हैं तो गौरिल्ला में भी टच करती हैं, मनुष्य में भी टच करती हैं, तो फिर उसमें हम अंतर देखेंगे कि वो चलता कैसे है। तो फिर जब हमने देखा तो आ गया कि जो गौरिल्ला है और ये मनुष्य है, तो मनुष्य क्या है, वो सीधा चलता है, खड़े होके सीधा चलता है, उसकी उंगलियां भी क्या है, सब जगह टच कर रही है। तो ये सारी प्रक्रिया एक कुंजी अथवा चाबी प्रक्रिया कहलाती है। मतलब इससे हम किसी भी जीव की समानताएं और असमानताओं को देख सकते हैं, देख पाते हैं। तो ये भी एक परिकल्पना है, कुंजी अथवा चाबी परिकल्पना। तो उसमें हम यही देखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे वो थोड़ा हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखो इसमें हमने नोट्स बनाया है कुंजी अथवा चाबी में, तो आप इसमें लिख सकते हो कि यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं एवं असमानताओं पर आधारित है। ठीक, ये भी हमने बता दिया। पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है, पौधे तथा प्राणियों की पहचान के लिए किया जाता है, ये भी हमने बता दिया कि या तो पौधे होंगे या फिर प्राणी होंगे जिनकी हम पहचान करेंगे। अगला कि विपरीत लक्षणों को एक को मान्यता दी जाती है और एक को मान्यता नहीं दी जाती। मतलब कि या तो आंसर आएगा नहीं या फिर आंसर आएगा हाँ। फिर आप कह सकते हो कि कुंजी में प्रत्येक मार्गदर्शन का कार्य करती है, पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग की संवर्ग, जैसे कुल वंश, जो हमने अभी अगले आपको टॉपिक में कुल वंश, गण, संघ, जगत, ये सारे पढ़ाए थे, तो उसमें आपका आ जाएगा। तो कहते हैं अलग वर्ग की कुंजी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सारा टॉपिक आपको कंप्लीट समझ में आया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमको भी अच्छा लगे और हम आपको और अच्छे वीडियो इसी तरह लाते रहें, जिससे कि आपको आने वाली परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका ये चैप्टर क्लास 11 का चैप्टर 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। और वीडियो के बाद आप कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमको पता चले कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जो कुछ भी समझ में नहीं आता है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।